जस्ट इमेजिन, किसी ने बैंक से 27,000 करोड़ का लोन लिया पर उसे कभी नहीं चुकाया। ये सुनने में भले ही इम्पॉसिबल लगे पर ये स्कैम सच में हुआ है। और ये स्कैम किसी ऐसी वैसी कंपनी से नहीं पर इंडिया की एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी एमटेक ऑटो से हुआ है, जो कि बड़ी कंपनीज को ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सप्लाई करने का काम करती है। ये कंपनी 1995 में अरविंद धाम ने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट से शुरू करी थी और 2010 तक ये कंपनी का रेवेन्यू 2085 करोड़ तक पहुंच गया। एमटेक इतनी वेल नोन हो गई कि इसने टाटा और मारुति के साथ भी काम करना शुरू कर दिया। पर कहते हैं ना, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी दुगनी तेजी से नीचे भी आती है। पर ये नहीं देखा कि कुछ समय में इसकी लायबिलिटी अमाउंट जो कि 3800 करोड़ थी, एकदम से उठकर 2015 तक 21,135 करोड़ तक चली गई और वहां भी नहीं रुकी। और इसकी डाउनफॉल की शुरुआत तब हुई जब 2015 तक एमटेक ऑटो ने 800 करोड़ के बॉन्ड पेमेंट का डिफॉल्ट करा, क्योंकि स्कैम लोन लेना दिक्कत नहीं थी अगर उन्हें वापस भरा जाता। और सबसे बड़ी बात, ये लोन लिए तो एक्सपेंशन के लिए थे, पर ये पैसा तो उसमें लगाया ही नहीं, बल्कि 500 अलग अलग शेल कंपनीज में लगाया गया और जिससे बाद में पर्सनल एसेट्स खरीदने में लगा दिया। ये पूरा स्कैम कैसे हुआ, क्यों हुआ और ये क्या है, आइए इस वीडियो से जानते हैं। अरविंद धाम ने 1995 में बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज को ऑटोमोबाइल पार्ट सप्लाई करने के लिए करी गई थी और ये सपना सच भी हो गया जब 1998 में उसने मारुति सुजुकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिससे एमटेक ऑटो को मार्केट में क्रेडिबिलिटी मिली। इसके चलते एमटेक ऑटो ने इंडियन इंडस्ट्री के बड़े बड़े जायंट्स के साथ कोलैबोरेट करके अपनी ग्रोथ को और आगे बढ़ाया। बाय 2000 कंपनी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लिया और टाटा मोटर्स, हीरो मोटरकॉर्प जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। इवन इस टाइम तक इसने कुछ आउटसाइड इंडिया कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके काम करना शुरू कर दिया। 2005 तक एमटेक ऑटो का एनुअल टर्नओवर 1200 करोड़ तक पहुंच गया। इस वक्त तक कंपनी जीरो डेट पोजीशन पर थी और हाईली प्रॉफिटेबल भी थी। अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए एमटेक ऑटो ने ओवरसीज एक्विजिशन शुरू करे। 2006 में यूके बेस्ड XXX केटलॉन ग्रुप, 2007 में जर्मनी जेल्टर GmbH और इसके बाद 2010 तक कंपनी ने 20 इंटरनेशनल एक्विजिशंस करे। 2011 तक आते आते एमटेक ऑटो का टोटल रेवेन्यू 8200 करोड़ तक पहुंच गया। पैसा ही पैसा हो गया। लेकिन इसके बाद कंपनी की डाउनफॉल की शुरुआत हो गई। 2015 तक सामने आया कि एमटेक ऑटो पर टोटल डेट 14,200 करोड़ का हो गया है। फिर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ से गिर के सिर्फ 1,000 करोड़ की रह गई। स्टॉक प्राइसेस के साथ भी यही हुआ, जिनकी टोटल वैल्यू 85% तक गिर गई क्योंकि इन्वेस्टर ने स्टॉक डंप कर दिए थे। 2016 तक कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 10% तक हो गया था और नेट लॉस 1,025 करोड़। लोन रीपेमेंट डिफॉल्ट होने लग गई, जिससे बैंक ने कंपनी को हाई रिस्क डिफॉल्टर घोषित कर दिया। 2017 तक एमटेक का डेट टू एबिटा रेशियो 32x तक रह गया। अब बैंक से पास कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने कंपनी को NCLT के पास ले गए और इंसॉल्वेंसी घोषित करने के लिए डिक्लेरेशन दे दी। कंपनी का नेटवर्थ नेगेटिव 26,100 करोड़ का हो गया। बैंक्स का 27,000 करोड़ का फ्रॉड भी सभी के सामने आ गया। एमटेक ऑटो ने जल्दी एक्सपैंड करने के चक्कर में अपने आप को कैसे डुबा लिया, ये सब तो हमने देख लिया, पर असली सच्चाई तो अभी भी बाकी थी। अब सवाल ये उठता है कि इस स्कैम के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट फेलियर था या इसके पीछे कुछ चाल थी कि दिखाया कुछ जा रहा था और हो कुछ और ही रहा था? सभी की आंखों के पीठ पीछे इसमें बहुत कुछ हो रहा था। 2022 में विसल ब्लोअर्स ने कंपनी के फ्रॉड की रिपोर्ट ED, CBI, PMO को दी। जब एमटेक ऑटो के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रेगुलेटर्स ने अच्छे से चेक करे, तब उन्हें पता चला कि कंपनी ने जो 27,000 करोड़ का लोन एक्सपेंशन के नाम पे लिया था, जो इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे पब्लिक बैंक से लिया था, पर इसे सही जगह लगाने की बजाय एक हिस्सा 500 शेल कंपनीज को दे दिया। शेल कंपनीज बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जो कि कागज पर तो है पर रियल में नहीं। इनका कोई रियल बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता है। एमटेक ऑटो के ग्रोथ के बाद इस कंपनी के प्रमोटर अरविंद धाम को एक विजनरी एंटरप्रेन्योर कहा गया था, पर इसके बाद उनका नाम फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ गया। रिपोर्ट्स के हिसाब से अरविंद ने ही इन कंपनीज को शेल कंपनीज के नाम पर पैसे ट्रांसफर करे थे, जिससे उन्होंने बाद में लग्जरी एस्टेट और हाई वैल्यू रियल एस्टेट इन्वेस्ट करने के लिए यूज करे थे, जिनका शेयर होल्डिंग प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड था। और इन्होंने इससे सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टीज ही नहीं ली, पर अपने फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी भर लिए। रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ फंड स्विट्जरलैंड और UAE के बैंक अकाउंट्स में भी ट्रांसफर करा गया। एमटेक ऑटो के स्कैम में सिर्फ कंपनी और अरविंद धाम ही नहीं, बल्कि कंसल्टिंग फर्म भी अपना फायदा कर रही थी। तू समझा? हाँ।
नहीं, तू समझा नहीं। पहले कंसल्टिंग फर्म जैसे EY एंड SS कोठारी ने बिना किसी रेड फ्लैग्स के लिए उनके फाइनेंशियल्स अप्रूव कर दिए ताकि वो इजीली लोन्स ले पाएं। और वही कंपनी जब डूब गई तो फॉरेंसिक ऑडिट्स के लिए वो करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स जीत गई। ये ऑडिटिंग फर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट फ्रॉड में उनके रोल पर भी बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि बैंक्स ने इतनी बड़ी अमाउंट बिना किसी ड्यू डिलिजेंस के लिए कैसे अप्रूव कर दी। ना उन्होंने पहले कोई एक्शन लिया, ना बाद में कोई पेमेंट डिले नोटिस जारी करा, और ना ही इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट करी। एमटेक ऑटो और उसकी कंपनीज जिन्होंने 22,000 करोड़ से ज्यादा का लोन पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक से लिया था, वो सारे बैंक्स अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अंडर हैं। ये स्कैम एक्सपोज होने के बाद रेगुलेटर्स जैसे ईडी और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। ईडी ने 5115 करोड़ से ज्यादा के एसेट सीज करे। इसके अलावा अरविंद धाम को इतने बड़े फ्रॉड केस में अरेस्ट किया गया। देखा जाए तो एमटेक ऑटो के खिलाफ 2017-2018 से ही खबरें आना स्टार्ट हो गई थी, पर तब कोई एक्शन नहीं लिए गए। और 2020 के आसपास जब लेने शुरू भी करे तब भी हर काम और प्रोसेस में काफी डिले शुरू करे गए, जिसका अंजाम हम सबके सामने है। पर एक सवाल अभी भी ये उठता है कि इस बात के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। इसका जवाब ये है कि अभी कुछ टाइम पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद की बेल कैंसिल करी है। वैसे ये कोई पहला स्कैम नहीं है, ऐसे फाइनेंशियल स्कैम्स और कॉर्पोरेट फ्रॉड्स तो हर दिन होते रहते हैं, पर अगर पहले ही उन पे ध्यान दिया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाए तो इनको आप पहले ही रोक सकते हो। पर जैसे पहले ही अगर बैंक्स एमटेक ऑटो को नोटिस भेजते और उनके फाइनेंशियल फ्रॉड को रिपोर्ट करते तो ये स्कैम होता ही नहीं। और अगर बाकी लोग भी बस बड़ी वेल नोन कंपनी के नाम पर नहीं पर एक्चुअली में अपनी इन्वेस्टिगेशन और होमवर्क करते तो ये शायद स्कैम होता ही नहीं। इवन ईडी जैसी एजेंसीज ने भी काम में काफी डिले करा और पहले तो कोई एक्शन ही नहीं लिया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगली बार सिर्फ कंपनी का नाम देख ही विश्वास मत करना, अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करना, क्योंकि बाहर से दिखने वाली चीज जरूरी नहीं है कि अंदर से भी अच्छी हो। हाँ, एक और बात, ये स्कैम सिर्फ एमटेक ऑटो तक सीमित नहीं है, पर ये इंडिया की बैंकिंग सिस्टम पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि वो कितनी एफिशिएंट और कंप्लायंट है। अगर आज एक इतनी बड़ी कंपनी 27,000 करोड़ का फ्रॉड कर सकती है, वो भी बिना किसी अर्ली डिटेक्शन के, तो आगे और कितनी सारी कंपनीज फ्रॉड कर रही होंगी जिनके बारे में आज तक हमें पता ही नहीं है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए।